गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग लेसन नंबर 12 तक का पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग लेसन नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है अकाउंटिंग रेशो। यहाँ पर अब हम लोग अकाउंट के लिए अकाउंटिंग रेशो का यहाँ पे मीनिंग देख रहे हैं। मीनिंग ऑफ रेशो, रेशो क्या होता है ये हम लोग समझ रहे हैं। यहाँ पर रेशो के लिए इसका मीनिंग दिया है, रिलेशन आर मीन्स टू कंपेयर एनी सिंगल फिगर कैन नॉट बी अ रेशो। मतलब रेशो के लिए रेशो का कंपेयर करना ही एक रेशो कहलाता है, या किसी भी फिगर का एनालिसिस करना या किसी भी फिगर के बीच में कंपेयर करना, वही यहाँ पे कहलाता है रेशो। यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर कैलकुलेशन ऑफ रेशो टू फिगर आर रिक्वायर्ड। किसी भी अमाउंट का मतलब किसी भी रेशो का एनालिसिस करने के लिए या किसी भी रेशो का कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पे 2 डिजिट का या 2 वैल्यूज़ का होना कंपलसरी है, ताकि हम उसमें एनालिसिस कर पाए। आगे दिया हुआ है, रिलेशन बिटवीन 2 वैल्यूज़ इज कॉल्ड रेशो। मतलब यहाँ पे किसी भी 2 वैल्यूज़ के बीच में जब रिलेशन रहता है तो वो यहाँ पे रेशो कहलाता है। आगे दिया हुआ है, इफ़ इन अ क्लास देर आर 40 गर्ल्स एंड 60 बॉयज़ then it can be said that ratio of girls and boys are 2:3। यहाँ पे 2:3 किस तरह से हुआ, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। 0 से 0 कैंसिल हुआ और 2 से जब डिवाइड किया तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो गर्ल्स और बॉयज़ का यहाँ पे रेशियो डिवाइड हो गया, तो वैल्यू आ गई 2/3 या 2:3। मतलब यहाँ पे 40% गर्ल्स है और 50% बॉयज़ है। इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड। इस तरह से भी हम लोग रेशो को बता सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके लिए देखिए 2/5 और 3/5। अब यहाँ पे टोटल है 40 और इधर है 60, तो ये 0 से 0 कैंसिल हुआ। 0 से 0 कैंसिल करने के बाद 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 और 3 को जब ऐड किया तो 2 + 3 तो इजिकल टू हो गया 5। तो 2/5 और 3/5। तो यहाँ पर उन्होंने एक वैल्यू इस तरह से भी दी है कि इस तरह से भी हम लोग रेशो लिख सकते हैं। आगे दिया हुआ है, डिस्क्लोजिंग द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन 2 फिगर्स मैथमेटिकली इज कॉल्ड रेशो। मतलब जब किसी भी 2 डिजिट के बीच में, वैल्यूज़ के बीच में, फिगर्स के बीच में अगर रिलेशन रहता है तो वो रिलेशन ही यहाँ पे मैथमेटिकली लैंग्वेज में, गणित की भाषा अगर जैसे हिंदी में कहा जाए तो रेशो कहलाता है, या फिर हिंदी में होगा अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग आगे इसकी डेफिनेशन देख के रखी हुई है। यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, अकॉर्डिंग टू R.N. अथॉनी, अ रेशो इज सिंपली वन नंबर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ अनदर। इट इज़ फाउंड बाय डिवाइडिंग वन नंबर बाय द अदर। मतलब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि किसी भी सिंगल नंबर को हम लोग यहाँ पे रेशो के थ्रू एक्सप्रेस नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते हैं। रेशो को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास उस डिजिट के साथ में अदर डिजिट का भी होना रिक्वायर्ड रहता है या फिर कंपलसरी दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है, रेशो में बी एक्सप्रेस्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वे। यहाँ पे परसेंटेज मेथड से भी होता है। रेशो को हम यहाँ पे कितनी मेथड से, कितने वे में समझा सकते हैं, कितनी तरह से हम रेशो को शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे दी हुई है परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड के बाद में सेकंड नंबर पे दिया हुआ है रेट मेथड। थर्ड नंबर पे दिया हुआ है नेट रेशो मेथड। फोर्थ नंबर पे दिया हुआ है फ्रैक्शन मेथड। उसके बाद में यहाँ पे फ्रैक्शन मेथड के बाद में फोर्थ नंबर के बाद में इस तरह से यहाँ पे हमें इतने डिजिट दी हुई है, इतनी वैल्यूज़ दी हुई है, इतने वे दिए हुए हैं कि हम यहाँ पर रेशो को इन चारों स्टेप के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, या इस तरह से हम लोग रेशो को लिख सकते हैं, शो कर सकते हैं। अब हम लोग इसमें आगे पढ़ते हैं, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग रेशो। अकाउंटिंग रेशो का मीनिंग क्या होता है? अभी तो हम लोगों ने जो लास्ट पेज पे पढ़ा वो था सिर्फ रेशो का मीनिंग। अब हम लोग यहाँ पे अकाउंटिंग रेशो का मीनिंग पढ़ रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेशन बिटवीन द 2 इंडिपेंडेंट फिगर फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नो एज अकाउंटिंग। मतलब जब यहाँ पे किसी भी 2 वैल्यूज़ के बीच में एक वैल्यूएशन किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, तो जो भी रिजल्ट हमारे पास आता है वो ही यहाँ पे अकाउंटिंग रेशो के नाम से जाना जाता है, फाइनेंशियल स्टेट में जिसकी वैल्यू निकलती है। आगे दिया हुआ है, दिस आर ऑल्सो कॉल्ड फाइनेंशियल रेशो।
इसको यहाँ पे हम अकाउंटिंग रेशो के साथ ही साथ में फाइनेंशियल रेशोज भी कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग फिगर इज कॉल्ड अकाउंटिंग रेशो। इसी के अलावा यहाँ पर अगर अन्य शब्दों की हम बात करें, अदर वर्ड्स में हम ये बोल सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग फिगर। किसी भी दो अकाउंटिंग फिगर मतलब किसी भी दो डिजिट के बीच में जो एक रिलेशन रहता है, जो उनका जो कनेक्शन रहता है एक दूसरे से, वो कनेक्शन ही यहाँ पे अकाउंटिंग रेशो के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे हम लोग तो देख रहे हैं द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट अकाउंटिंग फिगर्स शुड बी मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल। और जब यहाँ पे रिलेशनशिप जो रहती है किसी भी वैल्यू की, जब हम लोग अकाउंट्स में किसी भी फिगर का जब हम एनालिसिस करते हैं, जो वैल्यूएशन करते हो, जो रिजल्ट हमारे साथ में आता है, अगर वो डिफरेंट रहता है तो वो डिफरेंट यहाँ पे मीनिंगफुल और पर्पसफुल होता है। यही चीज़ यहाँ पे जो डिफरेंस रहता है उन दोनों के बीच का, वो मीनिंगफुल और पर्पसफुल होता है। दिस रिलेशनशिप कैन बी बिटवीन सेल एंड नेट प्रॉफिट और टोटल सेल और डेटर्स। और ये रिलेशनशिप जो डिफरेंट वैल्यूज़ हमारे सामने आती हैं, ये रिलेशनशिप रहती है सेल्स और नेट प्रॉफिट के बीच में और साथ ही साथ में टोटल सेल और डेटर्स के बीच में। आगे दिया हुआ है दिस रिलेशनशिप कैन नॉट बी बिटवीन सेल्स एंड डेटर्स बिकॉज दिस टू आर नॉट रिलेटेड। और ये रिलेशनशिप कभी भी सेल्स और डेटर्स के बीच में नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये इन दोनों का आपस में एक दूसरे से किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं होता है। अब आगे दिया हुआ है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस बेस्ड अपॉन कंपेरिजन अगर हम करते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं अकाउंटिंग रेशो के लिए, तो क्या रहेगा? तो फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है इंटरफर्म और क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। फर्म के अंदर जितनी भी प्रोसेस रहती है फाइनेंशियल रेशो के लिए फाइंड आउट करने के लिए, जो भी कंपैरिजन किया जाता है, जो भी दो वैल्यूज़ के बीच में एनालिसिस किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, उस कंपैरिजन करने के बाद में हमें उस पर्टिकुलर फर्म की या कंपनी की या उस बिज़नेस की एक्चुअल पोजीशन जो सामने आती है, वो पोजीशन अगर हमारा रेशो माइनस में जा रहा है तो ये बताता है कि हमें वीक, कहीं ना कहीं हम लोग उस चीज़ में उतना 100% नहीं दे पा रहे। और अगर हमारा रेशो पॉजिटिव वे में जाता है तो वो हमारे बिजनेस की स्ट्रेंथ को, यानी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाता है। आगे दिया हुआ टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस के बीच में ये रहेगा कि टाइम सीरीज के बीच में हम लोगों को पास्ट के बिहाफ पे अपना एनालिसिस करना रहता है। मतलब हमारे पास में टाइम सीरीज एनालिसिस यानी प्रीवियस ईयर के डाटा के बेस पे हम लोग करंट ईयर का कंपेयर करते हैं और फिर जो भी रिजल्ट हमारे सामने आता है उसके अकॉर्डिंगली हमें हमारी प्रोसेस करनी होती है। अगर हमारा रेशो लास्ट ईयर से, प्रीवियस ईयर से अच्छा आया है, मतलब हमारे जो भी हमने एफर्ट्स लगाए थे, जो भी हमने कोशिशें की थी वो सही हुई। अगर हमारा रेशो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में सेम ही है या और उससे भी डाउनफॉल में आ गया है तो हमें और ज़्यादा उसके ऊपर फोकस करना रिक्वायर्ड होता है। इस तरह से बेंचमार्क, तो अलग अलग रेशो दिए हुए, बेंचमार्क में दो पार्ट दिए हुए, एक दिया हुआ है पास्ट रेशो और सेकंड नंबर पे दिया हुआ है रेशो ऑफ सिमिलर फ्रॉम इंडस्ट्रीज और एवरेज रेशो। पास्ट रेशो यानी पुराने ईयर का किसी भी लास्ट ईयर का हम लोग कंपेयर कर सकते करंट ईयर से, जैसे मैंने ऊपर वाले पॉइंट में बताया। रेशो ऑफ सिमिलर फर्म, किसी भी और सेम फर्म का, सेम कंपनी का, जहाँ पे भी वर्क चल रहा है, टारगेट है, जो परफॉर्मेंस है, उससे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। या फिर हमारे पास में एक एवरेज रेशो हम मान सकते हैं कि अगर हमारा जो भी हमने अमाउंट लगाया है, जो भी हमने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है, उसके अकॉर्डिंगली हम एक परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं कि इतना हमारा एवरेज रेशो हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये 3 कंडीशंस थी टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस बेस्ड अपॉन कंपैरिजन के बिहाफ पे हम लोग किस तरह से रेशो एनालिसिस करते हैं या अकाउंटिंग रेशो एनालिसिस करते हैं। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग रेशो। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग रेशो के उद्देश्य क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य देख रहे हैं हम यहाँ पे। तो फर्स्ट नंबर पर दिया हुआ है मेजरमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे रेशो का एनालिसिस करते हैं या ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट करते हैं। आगे दिया हुआ है नॉलेज ऑफ लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी, यानी हमारे पास में चल और अचल चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। हमारे बिजनेस की एक्चुअल जो भी लिक्विडिटी है, जो भी सॉल्वेंसी, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। आगे दिया हुआ है हेल्प्स इन फॉरकास्टिंग एंड प्रिपेयरिंग बजट को प्रिपेयर करने में हमारे बिजनेस की सारी जो एक अनुमान होते हैं,
हम जो एक प्लान आउट करते हैं हर चीज़ को परफॉर्मेंस देने के पर्पज़ से, या अपने बिजनेस में स्टेप बाय स्टेप हमें किस तरह से परफॉर्मेंस करनी है, वर्क करना है, तो उसकी भी एक प्रिपरेशन हो जाती है। उसके लिए भी हमें अकाउंटिंग रेशो का इम्पॉर्टेंट होता है, या उसके लिए भी हमें रेशो एनालिसिस करना रहता है ताकि हम हमारे बिजनेस के लिए बेस्ट बजट बना सकें। आगे दिया हुआ 3rd नंबर के बाद में 4th नंबर पे मार्केटिंग फाइनेंशियल डाटा अंडरस्टेबल। बिजनेस का जो भी एक मार्केट में जो भी एक बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन है, उस पोजीशन को समझने के लिए या उस एक्चुअल डाटा को कलेक्ट करने के लिए भी हमें रेशियो एनालिसिस करना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट नंबर पे दिया हुआ है नॉलेज ऑफ ट्रेंड एंड डायरेक्शन। ट्रेंड एक्चुअल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, या मार्केट का एक्चुअल में जो अभी ट्रेंड है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, लेटेस्ट मार्केट की जो एक रिक्वायरमेंट है उसके बारे में जानने के लिए, और उसी के उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद सही डायरेक्शन में काम करने के लिए भी हमें यहाँ पे इस रेशो एनालिसिस की या फाइनेंशियल रेशो की रिक्वायरमेंट होती है। आगे दिया हुआ है इंटर फर्म कंपेरिजन पॉसिबल। इंटर फर्म, जिस तरह से हमने हमारे बिजनेस में काम किया है, या जिस बिजनेस में, कंपनी में, फर्म में हम लोग परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उसी की तरह हम हमारा कंपैरिजन दूसरे से कर सकते हैं ताकि हमें हमारे और साथ साथ में बाहर की चीज़ों के बारे में नॉलेज हो सके। मतलब जहाँ पे सारी चीज़ें सेम है, किसी भी तरह का कुछ भी चेंजेस नहीं है, बस व्यक्ति अलग है, काम करने का तरीका सेम है, प्रोडक्ट सेम है, जो हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है वो भी सब सेम है, पर फिर भी कहाँ किस कारण से हमारा रेशो चेंज हो जाता है, उस चीज़ का कंपैरिजन हम इंटर फर्म कंपैरिजन में कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें थी हमारी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग रेशो, या फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आगे हम लोग अब देखते हैं एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग रेशो। इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, इसके उद्देश्य के साथ ही साथ में इसके क्या लाभ होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, यूज़ क्या होता है इसका अकाउंटिंग रेशो का, अब हम वो देखते हैं। तो बेनिफिशियल फॉर मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, मैनेजमेंट के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब रेशो निकालने के बाद जो एक्चुअल बिजनेस की पोजीशन आती है उसके बिहाफ पे मैनेजमेंट अपना डिसीजन ले सकते हैं। हेल्पफुल इन कंपेरेटिव स्टडी, यानी हमारे पास में प्रीवियस ईयर के जो भी डेटा आए हैं, जो भी कलेक्शन है हमारे पास में, जो भी एक वैल्यूएशन हुआ है, उसके बिहाफ पे हम लोग स्टडी कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमें कहाँ पे और चीज़ों को चेंज करना ज़रूरी है। आगे दिया हुआ है सिंप्लीफाइंग द अकाउंटिंग डेटा के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, उसके बेसिस पर हमारा सारा जो एक सही से जो एक स्टेटमेंट तैयार होना चाहिए वो इन रेशो के बिहाफ पे हमारा सही से आता है, हमारे पास में सही वैल्यू निकल आती हैं। आगे दिया हुआ है फाइंडिंग वीक पॉइंट ऑफ बिजनेस। रेशो एनालिसिस करने से हमारे बिजनेस की जो भी वीक पॉइंट है, जो भी छोटी बातें ऐसी हैं जो हमें समझ में नहीं आ रही है, तो वो भी हमारे सामने आ जाती है कि कहाँ पे हमें और सुधार करने की, या कहाँ हमें और चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। आगे दिया हुआ है हेल्पफुल इन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस करने के लिए भी ये रेशो रिक्वायरमेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है, हेल्पफुल होता है। आगे दिया हुआ है क्रिएशन ऑफ आइडियल स्टैंडर्ड, यानी अकाउंटिंग रेशो जो रहता है वो हेल्पफुल होता है एक स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करने के लिए, या उसमें लिखी जाने वाली सभी चीज़ों के लिए, आइटम्स के लिए। आगे दिया हुआ है फाइंडिंग आउट फाइनेंशियल साउंडनेस with the help of ratio analysis, probability, solvency, liquidity and efficiency। रेशो एनालिसिस करने के साथ में हमें बहुत सारी हमारी बिजनेस की सभी चीज़ों के बारे में, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी की जो कैपेबिलिटी रहती है, प्रॉफिट लाभ प्राप्त करने की जो एक क्षमता रहती है, अर्जन करने की जो क्षमता रहती है, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी, कहाँ पे हमें चेंजेस करना चाहिए, लिक्विडिटी, क्या चीज़ें कम ज़्यादा हो रही है, कहाँ पे डिफरेंसेस आ रहा है, एफिशिएंसी, कहाँ पे हमें बचत करनी है, इन सभी के बारे में हमें सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखे एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग रेशो। अब हम लोग देखते हैं लिमिटेशंस। जिस तरह से इसके एडवांटेजेस से फ़ायदे हैं, उसी तरह से इसके कुछ नुकसान भी हैं, लिमिटेशंस भी है, इसकी कुछ सीमाएँ भी होती है। तो अब हम वो लिमिटेशंस देख लेते हैं, सीमाओं को पढ़ लेते हैं। इसमें दिया हुआ है फॉल्स रिजल्ट। अगर रेशो एनालिसिस सही से नहीं हो पाया तो वो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को भी गलत शो करता है। तो इसमें रिजल्ट हमेशा 100% सही ही हो, इसकी एक श्योरिटी बहुत कम रहती है। आगे दिया हुआ है लेक ऑफ यूनिवर्सलिटी। बहुत सारी कमियां रहती हैं जिसके बिहाफ पे हमारा रिजल्ट गड़बड़ा जाता है,
या हमारा एक डेवलपमेंट जो रहता है वो चेंज हो जाता है। लेक ऑफ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड की भी कमी रहती है कि हमें कौन सी मेथड को हमारे लिए फॉलो करना चाहिए या हमें किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस देनी चाहिए, क्या चीज़ को हम सही माने, किस को हम एवरेज प्रॉफिट माने, किस चीज़ को हम बेस माने, इन सब चीज़ों की यहाँ पे कमी रहती है। आगे 4 नंबर पे पॉइंट दिया हुआ है एफर्ट्स बाय चेंज इन प्राइस लेवल। जब हमारे पास में किसी भी तरह का रेशो अगर गलत निकलता है तो हमें प्राइस लेवल में चेंजेस करना बहुत रिक्वायर्ड हो जाता है, क्योंकि उसके बिना हमारा सही से वैल्यूएशन नहीं हो सकता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा सही पोजीशन नहीं दे पाएगा। क्वालिटेटिव फैक्ट्स आर इग्नोर्ड। क्वालिटी वाइज जो एक फैक्ट रहते हैं, जो क्वालिटी या एक्चुअलिटी हमें अपने बिजनेस में यूज़ करना चाहिए, वो रेशो के कारण गड़बड़ हो जाती है और इग्नोर हो जाती है रेशो के कारण। इफेक्ट ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ एनालिस्ट। जो भी व्यक्ति रेशो एनालिसिस कर रहा है या अकाउंटिंग पोजीशन के लिए एक्चुअल रेशो के लिए जो एक सही से हमें परफॉर्मेंस देख के अपना एक रिजल्ट दे रहा है, उसका भी एक पर्सनल ऑब्जेक्ट होता है, इंटरेस्ट होता है। अगर वो व्यक्ति उतनी व्यवस्थित तरीके से अगर हमारा काम नहीं कर पा रहा तो हमारे बिजनेस की सही एक्चुअल पोजीशन हमारे सामने नहीं आ पाती। रेशो आर नॉट द फाइनल रिजल्ट। और सिर्फ रेशो एनालिसिस करना या रेशो फाइंड आउट कर लेना ही बिजनेस में सिर्फ फाइनल रिजल्ट नहीं होता है। मतलब एक्चुअल बिजनेस की जो भी पोजीशन रहती है वो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू ही पता चलती है। फाइनल स्टेटमेंट यानी हमारी बैलेंस शीट बनने के बाद में ही पता चलती है कि एक्चुअल पोजीशन हमारे बिजनेस की साल भर की क्या रही है। तो यहाँ पर 7 पॉइंट यही दिया हुआ है कि सिर्फ रेशो फाइंड आउट कर लेना है या सिर्फ रेशो एनालिसिस करना ही बिजनेस का एक फाइनल रिजल्ट नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग इसमें देख रहे हैं टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रेशो। टाइप्स और क्लासिफिकेशन, कितने तरह के रेशो होते हैं। तो मेनली यहाँ पे 4 रेशो होते हैं। 4 रेशोज में फर्स्ट दिया हुआ है लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, इक्विटी रेशो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। ये 4 रेशो हमें यहाँ पे दिए हुए और अब इन चारों रेशो के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले लिक्विड रेशो जो है, लिक्विडिटी रेशो, उसमें 2 रेशो फाइंड होंगे, एक करंट होता है और एक लिक्विड या फिर क्विक रेशो। सॉल्वेंसी रेशो में दिया हुआ है डेब्ट इक्विटी रेशो, टोटल एसेट और डेब्ट रेशो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। एक्टिव रेशो में दिया हुआ है एक्टिविटी रेशो में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशो, करंट असेट्स टर्नओवर रेशो। मतलब यहाँ पे हमारे पूरे एक्टिविटी रेशो यानी हमारे बिजनेस का जो भी एक टर्नओवर है, जो भी हमने एक बजट बना के रखा हो उस बजट के अकॉर्डिंगली पूरा परफॉर्मेंस होगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो यानी यहाँ पे हमारे बिजनेस की एक लाभ अर्जन करने की जो कैपेसिटी है वो किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं, तो उसमें हमें कौन से रेशो हेल्प करते हैं। तो उसमें फर्स्ट दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिर अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशो। इस तरह से अलग अलग रेशो दिए हुए। तो देखिए अब यहाँ पे सभी तरह के रेशो के बारे में डिटेल दी हुई है। हर रेशो की अपनी इंपॉर्टेंस है, उसका मीनिंग दिया हुआ और साथ ही साथ में उसका फॉर्मूला दिया हुआ है। लिक्विड रेशो जो रहता है, तो लिक्विड रेशो जो रहेगा वो करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ के बेस को बताता है। तो उसमें फर्स्ट रेशो है हमारा करंट रेशो या फिर वर्किंग कैपिटल रेशो। अब करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज़। अब करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ क्या क्या होती है, तो यहाँ पे नीचे करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ की एक लिस्ट दी हुई है। करंट असेट्स वो या करंट लाइबिलिटीज़ वो जो हमारे बिजनेस में कभी भी फिक्स नहीं होती है, स्थायी नहीं होती है, अनिश्चित होती है, अस्थिर होती है, तो वो यहाँ पे कहलाएगी करंट में। अब करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ की यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है जिसमें दोनों पार्ट में दोनों चीज़ें डिवाइड है। क्रेडिटर्स दिए हुए लाइबिलिटीज़ को हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ को हम लोग देख लेते हैं। तो उसमें फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल जिसको शॉर्ट फॉर्म बीपीबी बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी। आगे दिया हुआ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, अनक्लेम्ड एंड डिविडेंड्स, प्रपोज डिविडेंड, डिविडेंड फॉर टैक्सेशन। मतलब ये सब वो चीज़ें होती हैं जो बिजनेस में कभी भी फिक्स नहीं होती, हमेशा अप एंड डाउन होती रहती, कम ज़्यादा कुछ भी हो सकती है। इधर अगर हम बात करते हैं करंट असेट्स की, तो उसमें चीज़ें दी हुई है
कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल यानी BR हो गया, स्टॉक हो गया यानी हमारा जो भी स्टॉक हमने बिजनेस में यूज़ किया है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, एडवांस गिव्स। मतलब ये सब हमारी हो गई करंट असेट्स। तो यहाँ पे हमको जो फॉर्मूला दिया हुआ है करंट असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज़, तो जिन स्टूडेंट्स को अगर करंट असेट्स या लाइबिलिटीज़ में डाउट है कि ये किस चीज़ में काउंट होगी या फिक्स्ड है करंट है, तो यहाँ पर हमको एक उन्होंने सजेशन दिया हुआ है, एक लिस्ट दी हुई है जिसके बिहाफ पे हम लोग करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ को समझ सकते हैं। अब करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ के बेस पे हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको क्वेश्चन करते आएगा। वो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ बीना लिमिटेड कैलकुलेट करंट रेशो। करंट रेशो हमें फाइंड आउट करना, और अभी हम लोगों ने जस्ट देखा है कि करंट रेशो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज़। हमारे पास में यहाँ पे क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एसेट्स, स्टॉक, डेटर, कैश एट बैंक, ये सारी चीज़ें दी। इसमें सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स जो है सिर्फ वो ही यहाँ पर काउंट नहीं होगी 7,50,000 की, बाकी सारी चीज़ें हम लोगों की करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ की। अब यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ फॉर्मूला पुट कर दिया करंट रेशो का, करंट असेट अपॉन में करंट लाइबिलिटीज़। सारी जितनी भी हमारे पास में करंट असेट से पहले हम उसको ऐड कर लेंगे, तो करंट असेट में हमारे पास में स्टॉक है, डेटर है, कैश एट बैंक है, और साथ ही साथ में प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए हुए 5,000 के, इन सबको हमने लिख दिया। अपॉन में हम लोगों ने लिख ली करंट लाइबिलिटीज़। तो करंट लाइबिलिटीज़ हमारे पास सिर्फ 3 है, उसमें पहले है क्रेडिटर, सेकेंड है आउटस्टैंडिंग सैलरी, और थर्ड नंबर पर दिया हुआ है बिल्स पेबल। इन तीनों को हमने ऐड कर लिया। जो भी वैल्यू आ रही है, तो असेट्स की वैल्यू आई है 450 और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू है ये 2 लाख। 4,50,000 को 2 लाख से डिवाइड कर दिया तो 2.25 डिवाइडेड बाय 1, ये हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ का फॉर्मूला पुट करके करंट रेशो फाइंड आउट किया। तो यहाँ पे इसी तरह से आपको क्वेश्चंस करना है। हम लोगों ने अभी एग्जाम क्वेश्चन नंबर 1 देखा। अब हम लोग देख रहे हैं लिक्विड रेशो ऑफ क्विक रेशो, लिक्विड रेशो और क्विक रेशो। तो लिक्विड रेशो और क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है, लिक्विड रेशो का फॉर्मूला होगा लिक्विड असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज़। अब लिक्विड असेट्स किस तरह से हमारी निकलेगी, तो करंट असेट्स में इंटू करेंगे इन्वेंट्री का यानी स्टॉक का, और अगर हमारे पास में किसी तरह के कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो वो एक्सपेंसेस हम उसमें ऐड कर देंगे और डिवाइडेड कर देंगे करंट लाइबिलिटीज से, तो जो आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा लिक्विड रेशो। एग्जाम्पल नंबर 3 से यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि लिक्विड रेशो किस तरह से फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, जितने भी रेशोज़ के अभी हम लोगों ने नाम पढ़े हैं वो सब रेशो के बेसिस पर उनके फॉर्मूले दिए हुए हैं, और साथ ही साथ में वहाँ पे उनकी डिटेल दी हुई है, थ्योरी दी हुई है कि वो रेशो किस चीज़ के लिए पर्टिकुलर काम आता है। रेशो के फॉर्मूले के साथ ही में एक एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल हमें दिए हुए प्रैक्टिस के लिए कि किस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब हम लोग सारे एग्जाम्पल नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे पेज नंबर 574 पर मेरी बुक में पूरे अकाउंटिंग रेशो के फॉर्मूला दिए हुए हैं और स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है कि वो पर्टिकुलर किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है रेशो। जैसे हम लोगों ने लिक्विड रेशो में 2 रेशो देखे, करंट रेशो, लिक्विड रेशो। तो लिक्विडिटी रेशो में करंट रेशो का फॉर्मूला दिया हुआ है करंट असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। फिर उसी तरह से लिक्विड रेशो का फॉर्मूला दिया हुआ लिक्विड रेशो और क्विक रेशो का फॉर्मूला होगा लिक्विड और क्विक असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। तो यहाँ पर जितने भी तरह के रेशो हैं उन सब रेशो के यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ, स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है कि ये पर्टिकुलर ये किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। तो ये अपनी अपनी बुक में आप सभी लोग लर्न कर लेना। पेज नंबर आगे पीछे हो सकता है, मेरी बुक में 574 पे था। तो हम लोग अब डायरेक्ट यहाँ से देखते हैं हमारा न्यूमेरिकल पार्ट। न्यूमेरिकल पार्ट में फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द करंट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। शेयर कैपिटल दिए हुए है, लॉन्ग टर्म लोन दिया हुआ है, करंट असेट्स दी हुई है, करंट लाइबिलिटीज़ दी है, फिक्स्ड असेट्स दी है और करंट असेट्स दी है। यहाँ पे हमें करंट रेशो निकालना है। तो करंट रेशो का फॉर्मूला जो रहेगा करंट असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज़। देखिए सॉल्यूशन में यहाँ पे दिया हुआ है टोटल करंट असेट्स फॉर द ईयर दी हुई है 4 लाख, और यहाँ पे टोटल करंट लाइबिलिटीज़ दी हुई है उस साल की 2,50,000। तो फॉर्मूला हमने पुट किया करंट असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज़।
4 लाख डिवाइडेड बाय 2,50,000, तो 1.6/1 या 1.6:1, ये हमारा आंसर हो गया। हम लोग सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द करंट रेशो। यहाँ पे भी करंट रेशो ही फाइंड आउट करना है। स्टॉक दिया है, क्रेडिटर दिया है, डेटर्स दिया है, बिल्स पेबल दिया हुआ है, साथ ही साथ में बिल्स रिसीवेबल दिए हुए, बैंक ऑडिट दिया है, कैश एट बैंक दिया है, कैश इन हैंड दिया है। फॉर्मूला सेम रहेगा हमारा, करंट असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज़। टोटल असेट्स जितनी भी हैं हमारे पास में उन सब टोटल लगा लेंगे हम लोग। टोटल करंट लाइबिलिटीज़ को हम लोग काउंट कर लेंगे, जो हमारे पास है क्रेडिटर्स, बीपी और बैंक ऑडी, उन सबको ऐड कर लेंगे। तो करंट असेट्स की टोटल आई 1,34,000 और करंट लाइबिलिटीज़ की टोटल आई 1,04,000। करंट असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज़, तो 1.3 अपॉन में 1 या 1.3:1 अप्रॉक्स हमारा हो गया। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 करा। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2, ये 2 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो फाइंड आउट करना है हमें। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। लिक्विड रेशो में जो भी हमारे पास में लिक्विड या क्विक असेट होगी वो अपॉन में करंट लाइबिलिटीज़, तो ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला है। अब हम लोग इसके लिए क्वेश्चन देख लेते, सॉल्यूशन देख लेते किस तरह से होगा। तो देखिए लिक्विड रेशो का फॉर्मूला हो गया लिक्विड रेशो, लिक्विड असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज़, लिक्विड या क्विक असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज़। अब लिक्विड असेट्स हमारे पास में क्या क्या थी, तो लिक्विड असेट्स निकालने के लिए हमें उसका फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। उसमें है करंट असेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस दोनों को प्लस कर लेंगे और जो भी वैल्यू आएगी उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने करंट असेट्स देख ली, कैश, कैश एट बैंक, डेटर्स, बीआर, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस, उन सब चीज़ों को हमने प्लस किया तो टोटल है 1,40,000। अब लिक्विड असेट्स को हम लोग देख लेते हैं। तो लिक्विड असेट्स में हमारे पास में है करंट असेट्स, लिक्विड असेट्स का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो लिक्विड असेट्स में क्या क्या है, 1,40,000 लिक्विड असेट्स की वैल्यू आई, उसमें से 1,80,000 और स्टॉक के प्रीपेड एक्सपेंसेस को प्लस कर दिया। तो 1,40,000 में से 2,40,000 गए, तो लिक्विड असेट्स की वैल्यू आ गई हमारे पास में 8 लाख रुपये। करंट लाइबिलिटीज़ हम लोग काउंट कर लेते हैं। करंट लाइबिलिटीज़ में है क्रेडिटर है, बीपीए और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। इन सबको टोटल प्लस किया, टोटल आई हमारे पास में 4,40,000। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे लिक्विड असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज़। लिक्विड असेट्स की वैल्यू है 8 लाख, करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू है 4,40,000। दोनों को डिस्ट्रीब्यूट किया तो 1.8 और 1.8 या फिर 1.8:1, ये हमारा टोटल आंसर हुआ। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 किस तरह से होगा। अब हम लोग देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे भी हमें करंट रेशो, लिक्विड रेशो निकालना है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द करंट असेट्स, करंट रेशो और लिक्विड रेशो। इन्फॉर्मेशन हमारे पास में दी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 4 किस तरह से होगा हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले हम लोग निकालेंगे करंट रेशो। तो करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज़। करंट असेट्स के लिए सारी असेट्स को हमने प्लस कर लिया तो आया 36,000, करंट लाइबिलिटीज़ को हमने प्लस कर लिया तो आया 40,000। 0 से 0 कैंसिल हुई तो 9/10, 4 9 जा 36 और 4 10 जा 30, 9/10 या फिर 9:10। अब हम लोग देख लेते हैं लिक्विड रेशो। तो लिक्विड रेशो का फॉर्मूला होता है लिक्विड असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज़। लिक्विड असेट्स कैसे निकलेगी, तो करंट असेट्स में से स्टॉक को भी माइनस करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी माइनस करेंगे, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए ध्यान से किस तरह से करना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कैलकुलेट करंट रेशो एंड लिक्विड रेशो ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। करंट रेशो भी निकालना है, लिक्विड रेशो भी निकालना है। तो बस क्वेश्चन आप लोग देखते जाइए। फॉर्मूला अगर आप लोग लर्न कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन करना बहुत ईजी रहेगा। क्वेश्चन ध्यान से देखिए सभी स्टूडेंट।
किस तरह से होगा, फॉर्मूला लगाना है करंट असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज़। करंट असेट्स के लिए इन सबको प्लस किया, वैल्यू ही 6,40,000। करंट लाइबिलिटीज़ के लिए इन सबको प्लस किया, वैल्यू ही 3,07,000। तो 6,40,000 को 3,07,000 से डिवाइड किया तो 2.08:1। लिक्विड रेशो निकालना है, तो लिक्विड रेशो का फॉर्मूला लिक्विड असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज़। लिक्विड असेट्स का फॉर्मूला हुआ ये इस तरह से लिक्विड रेशो और निकल आया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे दिया हुआ है करंट रेशो एंड लिक्विडिटी रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। करंट रेशो निकालना है, लिक्विड रेशो निकालना है, इन्फॉर्मेशन दी हुई है। क्वेश्चन सेम ही है सब जगह, आप बस सॉल्यूशन देखते जाइए और अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाना वीडियोस के थ्रू। करंट असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज़। करंट असेट्स को पूरा ऐड किया, करंट लाइबिलिटीज़ को पूरा ऐड किया, डिवाइड किया तो 2:4। लिक्विड रेशो लगाया तो लिक्विड रेशो का फॉर्मूला पुट किया। करंट असेट्स में से जो भी हमारे पास में स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस उनको प्लस कर लिया तो उसको माइनस करा करंट असेट्स से और डिवाइड कर दिया करंट लाइबिलिटीज़ से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया करंट रेशो का और लिक्विड रेशो का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 7। इसकी हमें क्वेश्चन नंबर 6 की हिंट बुक में भी दी हुई थी, आप लोग हेल्प ले सकते हैं इससे भी। क्वेश्चन नंबर 7 हमको दिया हुआ है कैलकुलेट लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में करंट रेशो फाइंड आउट करना है। तो आप क्वेश्चन देखते जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, लिक्विड रेशो एक ही रेशो फाइंड आउट करना है। तो लिक्विड रेशो के लिए हमने सारी असेट्स को प्लस किया, करंट लाइबिलिटीज़ को प्लस किया, जो भी टोटल है उसको हमने डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको सिर्फ करंट रेशो फाइंड आउट करना था, तो हमारा करंट रेशो का फॉर्मूला था करंट असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज़। जो भी करंट असेट्स थी क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कैलकुलेट करंट रेशो स्टॉक डेटर बिल्स रिसीवेबल एडवांस टैक्स पेड कैश इन हैंड क्रेडिटर बिल्स पेबल बैंक कोडिंग। क्वेश्चन नंबर 9 किस तरह से होगा, करंट असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज़। सारी असेट्स को ऐड कर लिया तो आया 67,000, सारी लाइबिलिटीज़ को ऐड कर लिया तो आया 52,000। बस आंसर आ गया हमारा 1.288 या 1.29:1। क्वेश्चन नंबर 10 हमें करना है डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो का है क्वेश्चन नंबर 10। अब डेब्ट इक्विटी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है देख लीजिए। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म लोन अपॉन में शेयर होल्डर फंड। लॉन्ग टर्म लोन हमारे पास में दिए हुए क्वेश्चन में 3,50,000 के और शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है, तो शेयर कैपिटल और जनरल रिजर्व को ऐड कर दिया तो हमारे पास में टोटल शेयर होल्डर फंड आ गया। तो 3,50,000 को 7 लाख से डिवाइड किया तो 1/2 या 0.5:1, क्योंकि सीधे जस्ट उसका हाफ हो जाएगा, 3.5 लाख का आधा हो जाएगा। तो पहले की वैल्यू आ गई 0.5 जो यहाँ पे दिया हुआ, डिवाइडेड बाय 1:1 भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमें यही करना है, डेब्ट इक्विटी रेशो ही निकालना है। डेब्ट इक्विटी रेशो अभी हम लोगों ने देखा, देखिए डेब्ट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला लॉन्ग टर्म लोन अपॉन में शेयर होल्डर्स फंड। तो लॉन्ग टर्म लोन किस तरह से निकलेंगे, 12% डिबेंचर और लोन फ्रॉम IDBI करा, आया 20 लाख। शेयर होल्डर फंड के लिए इक्विटी शेयर को, प्रेफरेंशियल शेयर को, जनरल रिजर्व को ऐड किया तो उसकी वैल्यू आई हमारे पास में टोटल 43 लाख, 43 लाख। तो डेब्ट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला जो था लॉन्ग टर्म लोन अपॉन में शेयर होल्डर फंड, तो 20 लाख को डिवाइड किया 43 से तो 0.065:1। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो भी डेब्ट इक्विटी रेशो का ही है और उसका सॉल्यूशन बुक में भी दिया हुआ है। तो लॉन्ग टर्म लोन अपॉन में शेयर होल्डर फंड, लॉन्ग टर्म लोन हमारे पास है 75,000 के और शेयर होल्डर फंड में 1,80,000 हो गया। अब इन दोनों को जब डिवाइड किया तो 70.75 डिवाइडेड बाय 180।
क्वेश्चन नंबर 13 के 12 के बाद में क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द टोटल असेट ऑफ डेब्ट इक्विटी रेशो। डेब्ट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, हिंदी में दिया हुआ है लेकिन होगा वही, टोटल लॉन्ग टर्म लोन अपॉन में शेयर होल्डर फंड, टोटल असेट्स अपॉन में टोटल लॉन्ग टर्म लोन। ऐड कर लिया, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 पूरा। क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम है, लॉन्ग टर्म लोन अपॉन में शेयर होल्डर फंड। सबसे पहले डेब्ट इक्विटी रेशो निकाला। डेब्ट इक्विटी रेशो निकालने के बाद हम लोगों ने सेकंड नंबर में उस पर फाइंड किया करंट रेशो। तो करंट रेशो का फॉर्मूला हो गया करंट असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज़। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रोप्राइटरी रेशो का है। क्वेश्चन नंबर 15 एक बार देख लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा 15 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 15, तो इस तरह से आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक का वर्क अपनी बुक में कंप्लीट कर लिया है। मतलब हमारा क्वेश्चन हम लोगों ने देखे। आप सभी स्टूडेंट वीडियोस के थ्रू अपना वर्क कंप्लीट करना, और इस लेसन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोगों को बहुत ज़रूरी है कि आप सभी स्टूडेंट्स फार्मूले लर्न करें, क्योंकि जब आप लोग फार्मूला लर्न कर पाएंगे तभी आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। इसलिए पहले फार्मूले लर्न करो, और फार्मूले लर्न होने के बाद में आप लोगों को क्वेश्चन करना ईजी रहेगा। जिन स्टूडेंट्स को अपनी स्टडी में कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप लोग ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करके अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स लर्निंग में प्रॉब्लम जारी है, किसी तरह के अगर कोई सम नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग मुझसे कॉल करके बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन होगा। आप लोगों के पास में सभी वीडियोस है अभी तक लेसन नंबर 12 तक की। 13 लेसन हम लोगों ने आज स्टार्ट किया है, तो आप लोग बस वीडियोस देखो, अपना वर्क कंप्लीट कर लो, लर्निंग पे फोकस करो, क्योंकि हम लोगों के पास में सिर्फ 1 से सवा महीना ही बाकी है अपनी पढ़ाई करने के लिए। सिर्फ जनवरी का महीना और बाद साथ ही में 10-15 दिन फरवरी के। इसलिए पढ़ाई पे बहुत प्रॉपर अटेंशन दो, बहुत अच्छी से अपनी लर्निंग करो, और किसी भी तरह की कुछ क्वेरी आती है तो आप लोग पूछो।